वर्ण व्यवस्था तोड़ना मानवीय एवं राष्ट्रीय कार्य। बाबू श्री जगजीवन राम। आदरणीय सभापति जी, भाइयों और बहनों, मानव समाज में सदा इस बात का प्रयत्न होता रहा है कि समाज में जो ऊंच नीच का भेद पैदा हो जाता है उसको समूल नष्ट किया जाए। इस भेद को नष्ट करने से ही मानव समाज सुखी हो सकता है। भारतवर्ष में भी इसके लिए प्रयत्न किए गए और परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऊंच नीच की खाई को भरने की भावना लोगों में पैदा हुई। उस समय इसने एक बृहत आंदोलन का ही रूप धारण कर लिया था। कुछ समय तक तो निम्न वर्ग के लोगों का पूरा प्रभुत्व भी हो गया था, पर भारतवर्ष की वर्ण व्यवस्था के कारण वह फिर छिन्न भिन्न हो गया। वैसे देखने में तो वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। कर्म के अनुसार जाति का नामकरण अत्यंत ही वैधानिक और न्यायोचित लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन छिपा है, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था कभी व्यवहार रूप में आई इसका पता नहीं मिलता और इसका गलत प्रयोग समाज में होने लगा, जिसमें बहुत बड़ी हानि भारतीय समाज को हुई। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि आज समाज में व्यक्ति की गिनती उसके गुण या अवगुण के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि उसकी पैदाइश के आधार पर की जाती है। एक ब्राह्मण का लड़का चाहे वह वेद कितने हैं यह भी नहीं जानता हो, लेकिन वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन एक अछूत का लड़का चाहे वह सभी वेद शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। वह सत्यनारायण की कथा नहीं कह सकता है। यह हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था का दोष है। वर्ण व्यवस्था की विस्तृत चर्चा करते उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था की बड़ी चर्चा है। यह सिद्धांत रूप से बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये व्यवस्थाएं पहले व्यवहार में आईं या नहीं कहना तो मुश्किल है। परंतु वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप ही आज ये स्थिति बन गई है और समाज में जैसा मूल्य स्थिर हो गया है वे बड़े निराले और बेढंगे हैं। सच तो यह है कि जब से यह व्यवहार में आई तभी से विद्रोह शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधी चोट की। स्वयं राजवंश के होते हुए भी विद्रोह का नेतृत्व किया और इतिहास में अमरत्व प्राप्त किया। इसलिए आज भी पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं के समक्ष यह कर्तव्य कि वे इस वर्ण व्यवस्था पर सीधी चोट दें, क्योंकि जब तक उस पर सीधा प्रहार नहीं करेंगे तब तक शोषित वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता है। पुरानी लकीर पर चलना बहादुरी नहीं है, लकीरों को तोड़ना और धार को नया मोड़ देना ही बहादुरी है और इसी में अमरत्व है। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों को देश सदियों से भुगत रहा है। इसी के कारण आज देश में करोड़ों व्यक्ति मानवता के अधिकारों से वंचित हैं। आज अपने समाज में किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि, योग्यता, चरित्र, गुण, सेवा भाव, त्याग और कर्मठता के अनुसार बड़ा या छोटा नहीं माना जाता, बल्कि उसका मापदंड यह होता है कि वह व्यक्ति किस जाति, वंश में उत्पन्न हुआ है। कर्म का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। यह कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, लेकिन समाज में बिल्कुल इसके प्रतिकूल है। कर्म प्रधान नहीं माना जाता, बल्कि जाति प्रधान माना जाता है। यहाँ कर्म प्रधान यदि माना जाता तो कोई भी व्यक्ति वेद और शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण माना जा सकता था। ऐसा नहीं माना जाता कि ब्राह्मण चाहे भात पकाने वाला हो या ब्राह्मण का लड़का क्यों न हो वह ब्राह्मण नहीं है, बल्कि एक शूद्र का लड़का यदि वेद शास्त्र का ज्ञाता है तो वह ब्राह्मण है। इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से देश को कितनी क्षति उठानी पड़ी है यह कहना बिल्कुल कठिन है, पर इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र या समाज को जितनी हानि विदेशी आक्रमणों से हुई है
उससे भी अधिक और गहरी हानि हमें जाति व्यवस्था से पहुंची है। हमारे समाज का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मानदंड व्यक्ति का जन्म बन गया है, जबकि अपने जन्म पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। अतः उन्होंने पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं से अपील की कि यदि आप इस वर्ण व्यवस्था को निर्मूल करने में इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों पर सीधा प्रहार करना होगा। जिस समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म से किया जाता हो, उसके कार्य से नहीं, वहाँ शोषितों को उठाने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि मार्क्स ने समाज में दो ही वर्ग को देखा था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। उन्होंने इसका वर्गीकरण आर्थिक आधार पर किया। इस आर्थिक आधार पर ही वर्ग संघर्ष की उद्भावना की थी। लेकिन भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टि से कोई वर्ग संघर्ष नहीं, क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था आर्थिक नीति पर स्थित नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाए कि यदि पिछड़े समाज की आर्थिक समस्या का समाधान कर दिया जाए तो वर्ण व्यवस्था की सारी त्रुटियां स्वयं समाप्त हो जाएगी, यह कहना भूल होगी। क्योंकि आज वर्तमान भारतीय समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कम महत्व दिया जाता है, इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल अत्युक्ति नहीं होगा कि मार्क्सवाद के सिद्धांतों से दूसरे देशों के शोषित वर्ग के लोग भले ही त्राण पा गए हों, पर हमारे यहाँ की समस्या उनसे नहीं सुलझ सकती। यहाँ तो भंगी को लखपति बना दो, वह वेदाचार्य भी हो जाए, पर उसका स्थान भिखमंगे और मूर्ख ब्राह्मण से ऊंचा नहीं हो सकता। पूंजीवादी व्यवस्था में जिस प्रकार लखपति का कमजोर बेटा भी लखपति हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जातिवादी समाज में ब्राह्मण का मूर्ख बेटा भी ब्राह्मण होता है। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आमूल परिवर्तन किया जाए और समाज के इन रूढ़िगत मूल्यों को बदलने के लिए इस व्यवस्था पर हमें बिल्कुल सीधी चोट करनी होगी, क्योंकि जब तक यह जीवित रहेगी इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। समाज का एक बहुत बड़ा अंग मानव अधिकार से वंचित रहेगा, उनके सामाजिक विकास में यह रोड़ा बनता रहेगा। पर यह संतोष की बात है कि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसको मिटाने की और देश में कदम बढ़े हैं। पिछड़ा वर्ग आंदोलन इसका प्रमाण है, परंतु इसके कार्यकर्ता को इसे संगठित रूप से आगे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आंदोलन करोड़ों मानवों के उत्थान का आंदोलन है। बाबू श्री जगजीवन राम ने अपने अंतिम भाषण में यह भी कहा कि आज यहाँ मुझे एक समाचार पढ़ने को मिला जिसमें बड़ी भद्दी भद्दी बातें लिखी थी। उसमें पंडित नेहरू के प्रति बुरी भावनाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से हमारी राय है कि पंडित नेहरू और नेतृत्व पर हमें पूरा विश्वास है, देश को पूरा विश्वास है। उनके जैसा महान सच्चा योग व्यक्ति तथा मेहनती होना बहुत कठिन है। उनकी देश सेवा पर सभी को विश्वास करना चाहिए, लेकिन उस महान व्यक्ति के प्रति अनर्गल बातें लिखना शोभा नहीं देता। अंत में चीनी सरकार द्वारा भारतीय सीमा पर छेड़छाड़ करने के संबंध में पत्रकारों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर बतलाया, यद्यपि किसी देश के साथ लड़ने की हमारी इच्छा नहीं है, किंतु अपने देश की एक एक इंच भूमि को हम पवित्र मानते हैं और किसी ने हमारी भूमि की ओर बुरी आंखों से देखा तो हम अहिंसा में विश्वास रखते हुए भी उसकी आंखें निकाल लेंगे। भारत की विदेश नीति अत्यंत ही गौरवमय है। हमारी नीति तटस्थ नीति है। हम किसी दूसरे देश के पिछलग्गू होना पसंद नहीं कर सकते, फिर भी अपने देश की एक इंच भूमि भी किसी को हम नहीं दे सकते। तो ये हमने पढ़ा जाति आखिर क्यों नहीं जाती का एक और विचारोत्तक भाषण, जो कि बाबू जगजीवन राम के द्वारा लिखित है और जिन्हें वे सदन पटल पर रखे थे। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था के बारे में हमने एक और दृष्टिकोण से एक और महापुरुष और समाज सुधारक के बात को और विचार को जाना, जिनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ स्वातंत्र्योत्तर भारत के नीति निर्माण में भी उनका जो योगदान था, सरकार में रहकर जो कार्य किया था, वो अद्भुत जो है सामाजिक प्रगतिशीलता की ओर बढ़ने में कदम था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद।